A to Z Learning Media presents you साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है मेरा वीडियो बनेगा और आपके सामने पेश है हिंदी में फिजिक्स। जो कल आपने इंग्लिश में पढ़ा था वो आज उसको आप इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। मोशन की जो हिंदी होती है वो होती है गति। ठीक है। और ये भी आपका एनसीईआरटी का 8वां ही चैप्टर रहता है। सेम चीज़ ही है, बस वो ये हिंदी है, वो इंग्लिश है, बस कोई खास का अंतर नहीं है। ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या इसमें पढ़ना है, क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें जो लैंग्वेज होगा वो मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों ही होगा। ठीक है। तो एज पॉसिबल आपका जो पढ़ाई लिखाई होगा वह हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसमें होगा। यह है आपका चैप्टर 8 में यह गति मोशन दिया भी है इसका इंग्लिश। तो हम लोग जानेंगे कोई वस्तु, दुनिया में जो भी वस्तु होती है उनकी दो अवस्थाएं होती हैं, स्थिर और गति। तो यानी कि या तो वस्तु विरामावस्था यहाँ दी है स्थिर, रेस्ट जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, रेस्ट एंड मोशन। हमने मछलियों को तैरते हुए देखा है। रक्त जो है हमारे शरीर में प्रवाह होता है, धमनियों में, सिराओं में, मोटर गाड़ी चलती है। उसी प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी ही जो है गतिमान होते हैं, यानी सब के सब मोशन में होते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु दो तरह से हो सकता है, या तो अपनी स्थिति में वह या तो स्थिर होगा, नहीं तो वह गति की अवस्था में होगा। सूर्योदय, सूर्यास्त, मौसम में परिवर्तन, ये सभी घटनाएं गति के कारण होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें किसी व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है, जबकि दूसरी के लिए वह स्थिर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बस में बैठे हुए हैं और बस क्या है, बस चल रही है, या आप रेलगाड़ी में बैठे हैं, है ना, और बाहर खड़ा एक व्यक्ति आपको जब देखेगा तो वो महसूस करता है कि आप चल रहे हैं। वस्तुतः आप चल नहीं रहे हैं, आप बस पर बैठे हुए होते हैं। ठीक है। बहुत सी गतियाँ जटिल भी है, कुछ सीधी रेखी। इस क्लास में आपको सीधी रेखा में गति और वृत्तीय पथ वाली गति के बारे में पढ़ना है, और नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रदान कर दूंगा। ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्रियाकलाप में। अपनी कक्षा के दीवार विरामावस्थाओं में है या फिर गतिशील है, चर्चा करें। यानी कि आपके क्लास में जो दीवार है वह रेस्ट में है या नहीं, तो इसकी चर्चा करें। आपको ध्यान होना चाहिए जो वॉल है उसमें कोई गति नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, इसीलिए क्या है कि स्थिर है। फिर क्रियाकलाप 8.2 है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों को आदान प्रदान करें। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जो ट्रेन बैठे हैं वह स्थिर है, लेकिन वो वस्तुतः चलती रहती है। सोचे और करें, इसको ध्यान देंगे। यानी आसपास हम लोग को देखना है, कुछ ऐसी भी गति होती है जो भयावह होती है, जैसे बाढ़ आना हुआ, तूफान, सुनामी, ये सब भी गतियाँ होती हैं। इसको मनुष्य नियंत्रित करता है और कुछ अपने कार्य में ले आता है। जैसे बाढ़ का जो पानी होता है, इससे विद्युत का उत्पादन होता है ना, और घर घर बिजली पहुंचती है। चलिए अब गति का वर्णन। ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन। हम किसी वस्तु की गति को एक निर्दिष्ट बिंदु द्वारा निर्धारित करते हैं।
जो मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। यहाँ जैसे फिगर आप देखेंगे, यहाँ नीचे एक फिगर बनेगा, है ना, ये आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे तो उसमें मालूम चलेगा। चलिए, उदाहरण के लिए जैसे आप 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलते हैं, स्टेशन जो है वो आपका निर्देश बिंदु है, माने जहाँ से आप देखना शुरू कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, तो उसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपके घर से स्टेशन की दूरी 2 किलोमीटर उत्तर है, तो स्टेशन जो है वह मूल बिंदु है। ठीक है, तो आपको मूल बिंदु ध्यान रखना है। मूल बिंदु वह बिंदु है जहाँ से हम किसी वस्तु की दूरी या किसी गतिमान वस्तु की दूरी जो है वह हम लोग प्राप्त करते हैं। सरल रेखीय गति, वैसी गति जो एक सरल रेखा में गति करने वाली वस्तु की गति जो होगी वो सरल रेखीय गति होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मूल बिंदु हमने ओ लिया, जिससे हमने चलना प्रारंभ किया। यह आप देख रहे हैं, यहाँ फिगर भी बना हुआ है। ओ मूल बिंदु है, यहाँ पे अलग बिंदु ए बी सी करके है जो विभिन्न विभिन्न दूरियों पर है ना। ऐसा करते हैं, देखिए हम लोग माना कि ए बी और सी वस्तु की स्थिति का प्रदर्शित करता है, और पहले यह सी फिर बी और फिर ए पे पहुंचता है, तत्पश्चात उसी पथ पर लौटता है और बी से गुजरता हुआ सी तक पहुंचता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस से नापते हैं? दूरी यहाँ पे बात हो रही है ओ ए प्लस ए सी। ओ ए और ए सी को जोड़ दिया तो 95 किलोमीटर दूरी हो गया। देखिए कैसे, ओ से ए गया 60 किलोमीटर हुआ, और उसके बाद फिर सी पे पहुंचा तो आपका सी तक पहुंचने में 35 हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, इसको समझ लिया जाए। यहाँ पे जो खंड दिए हुए हैं, जो गैप्स हैं, उनको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 35 हो गया, 35। इसको ऐड कर दिया तो आपका डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, दूरी पता कर ली। ठीक है, यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो अब दूरी की परिभाषा क्या होती है? किसी भी वस्तु, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गए पथ, ठीक है, तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी में व्यक्त करते हैं। यानी दूरी वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, गतिमान वस्तु के पथ का निर्धारण करते हैं। वह पथ पे कितना उसने, उसको पोजीशन में कितना अंतर आया, है ना। तो दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। लेकिन एक उसी तरह का एक वस्तु, माने एक फिजिकल क्वांटिटी है विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इंग्लिश अगर लिखना चाहते तो इंग्लिश में डिस्टेंस की परिभाषा हो जाएगी that quantity, the path follow of moving particle is called distance। तो डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है? when we derive distance with direction then it's said to be डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कुछ ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिणाम है। तो यहाँ देखिए 0 से सी तक अंतिम दूरी तय किया है, फिर ए से गुजरते हुए ओ से होते हुए विस्थापन का अंकीय मान ज्ञात करना है। तो विस्थापन याद रखिएगा, विस्थापन शून्य भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो सपोज कीजिए जो किताब में दिया हुआ है, इसके अलावा हम सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि वस्तु ए से ओ, माने ओ से ए जा रही है, और फिर यह वापस ए से ओ चली आ रही है। पहले ओ से ए चली, फिर ओ से ए चली, फिर ए से ओ चली। यानी एक बार मैं ओ से चल के ए पे पहुंची और फिर रिटर्न कर गई, वापस लौट गई, ए से ओ आ गई। ऐसे में जब दूरी नापते हैं तो 60 + 60 120 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन विस्थापन आपका शून्य हो जाता है, क्योंकि आप मूल बिंदु से जो चलना शुरू किया फिर उसी दिशा में आप वापस भी चले आए। दो विभिन्न भौतिक राशि दूरी एवं विस्थापन प्रयोग द्वारा वस्तु की पूरी
गति प्रक्रिया को व्यक्त करता है तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रगति स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। एक बात ध्यान देंगे, विस्थापन जब भी आप निकालेंगे तो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति, प्रयोग में आपने वस्तु की अंतिम स्थिति की जो सबसे न्यूनतम मान होता है वो विस्थापन होता है। यानी कि आप यह समझ लें कि जब भी हम विस्थापन और किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी अंकिक प्रश्न में हम लोग अगर दूरी और विस्थापन दोनों ही निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों निकालते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यानी कि जो सबसे कम मान आएगा वह आपके डिस्प्लेसमेंट का ही आएगा। ठीक है, चलिए तो क्रियाकलाप है। एक मीटर स्केल है जिसमें बॉल के कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक किनारे होते हुए जाना है और इस तरह से आपको विस्थापन और दूरी दोनों को पता करना है और दोनों में अंतर पता करना है। ठीक है, 4-5 बार ये एक्सपेरिमेंट करें, अलग अलग बिंदु दे दिए जैसा कि इसमें दिया हुआ, देखिए ये आपको कुछ मदद करेगा। इस तरह से आप नाप लें, है ना, इतना किलोमीटर में नहीं, मीटर में या सेंटीमीटर में नाप करके अपने घर में ये प्रयोग कर सकते हैं और विस्थापन और दूरी को आप ज्ञात कर सकते हैं। स्वचालित वाहन जिसको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, आपके बाइक हुआ, कार हुआ, ऐसे यंत्रों में ओडोमीटर होता है जो कि दूरी नापने का काम करता है, उससे दूरी पता लगता है। सपोज कीजिए आप चलना शुरू किए हैं, ओडोमीटर की रीडिंग जो है आप भुवनेश्वर जो जगह है उससे दिल्ली गए और उसकी रीडिंग जो है 1850 किलोमीटर आ गई। सड़क के भारत के समय मानचित्र के सहायता से भुवनेश्वर तथा दिल्ली के बीच के विस्थापन को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आप ज्ञात कर लेंगे। विस्थापन, दूरी तो आपने नाप लिया, विस्थापन में आपको क्या चाहिए, दिशा चाहिए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैप वगैरह भी आपको लेना पड़ेगा, मैप से भी कार्य करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपका प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर के बाद से हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति और असमान गति करेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल है जो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, है ना। यह 1 2 3 3 न्यूमेरिकल्स हैं। एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, इसका विस्थापन 0 हो सकता है। हाँ, तो उत्तर को उदाहरण सहित समझाएं। यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर भी दिया हुआ है। जैसे O से A चला और O से A चला और A से O वापस आ गया। ऐसे में विस्थापन जो है वह 0 नहीं होता है, दूरी जो है वह विस्थापन 0 होता है लेकिन दूरी जो है 0 नहीं होती है। 2 और 3 जो है हम लोग उसी अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हिंदी वाले बच्चे, आपको तो सारी चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और जिनको भी मैं शेयर करता हूँ, कोई भी भैया जो बिहार बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड जो हिंदी बोर्ड है उसको ज़रूर शेयर करें, है ना। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को विज्ञान, साइंस जो है उसका नॉलेज हो, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझ बनाए और विज्ञान के रूप में सोचे और इसके अनुप्रयोग को समझे। जैसे आज आपने विस्थापन और गति और दूरी और विरामावस्था ये सब पढ़ा। इसके एप्लीकेशन, इसके बारे में और सारे एग्जाम्पल्स, कम से कम 5-10 एग्जाम्पल्स खोजें, तभी जा कर के यह सार्थक होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।